Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to Physics वाला। Students, आज के सेशन में हम करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म का मतलब क्या होता है, वॉयरिज्म कौन से चैप्टर में गिवन है, वॉयरिज्म का सेक्शन नंबर क्या है, वॉयरिज्म के सेक्शन के एसेंशियल्स क्या हैं, वॉयरिज्म के सेक्शन में एक्सप्लेनेशंस का क्या रोल है, इसमें पनिशमेंट क्या मिलती है, क्या इसका आईटी एक्ट से भी कुछ लेना देना है, और लास्ट में करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉयरिज्म। तो ये सारी चीजें करेंगे हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। स्टूडेंट्स, द भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 5 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उसी में आपका ये कॉन्सेप्ट फॉल करता है वॉयरिज्म का। सेक्शन नंबर 77 याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 77 जो है डिफाइन करता है वॉयरिज्म को, और इवन इसकी जो पनिशमेंट है वो भी इसी पर्टिकुलर सेक्शन में गिवन है। अगर यहीं पे थोड़ी सी बात कर ली जाए हिस्ट्री की, तो पहले ये था आपके चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी में, जिसका सेक्शन नंबर था 354C, जो कि आपकी 2013 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वॉयरिज्म। सर इसका मतलब क्या होता है, वॉयरिज्म का मतलब क्या होता है? तो पहले इसकी टर्म पे जाते हैं। वॉयरिज्म, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड वॉयरिज्म इज वॉयर, विच इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग वन हु लुक्स, द वन हु लुक्स, जो कि देखता है। अब कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, एंड सो ऑन। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 77 में। तो वॉयरिज्म का जो ये मतलब है, जो टर्म का मतलब है वन हु लुक्स, ये आप अपने माइंड में रखेंगे जब हम सेक्शन 77 के एसेंशियल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। इस सेक्शन को याद भी कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगा। आइए आते हैं सेक्शन पे। ये देखिएगा, ये जो मैंने डिफरेंट यहां पे कलर्स यूज किए हैं, तो बेसिकली ये अलग अलग एसेंशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले whoever watches, मैंने whoever को हाईलाइट नहीं किया है, बट अपने आप में ही यहां पर एक कॉन्सेप्ट है whoever। नाउ who is this whoever? मतलब कोई भी मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसका मतलब यह है कि जब हम वॉयरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो ऑफेंस है ये कोई भी कमिट कर सकता है। अगर मैं इसी को कंपैरिजन करूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? व्हेन अ मैन कमिट्स सो एंड सो, जिसमें आपकी 4 सिचुएशंस दी गई हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ मैन ही करेगा वुमेन का, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं वॉयरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट की, तो इसमें आ जाता है whoever, जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? whoever watches, तो अब मीनिंग पर जाइएगा, जो मैंने आपको बताया था फ्रेंच वर्ड का मीनिंग वन हु लुक्स, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमेन। ठीक है जी, एंगेजिंग। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट एसेंशियल है। बीएनएस को समझने के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप हर एक सेक्शन के एसेंशियल्स निकाल लें, उन एसेंशियल्स को नोट डाउन कर लें और उन्हीं को यूज करें जब आपको पीटी में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या आपको मेंस में आता है, या इंटरव्यू में आता है। अगर आप किसी सेक्शन के एसेंशियल्स को रिकॉल कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली चाहे वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पीटी मेंस इंटरव्यू किसी भी स्टेज का क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले whoever watches और captures the image of a woman। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, जो विक्टिम है दैट इज वुमेन। और इसीलिए इस चैप्टर नंबर 5 में जो आपकी हेडिंग भी कहती है बीएनएस की, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, तो वो क्योंकि यहां पे विक्टिम कौन है? वुमेन। तो कोई भी देखता है या इमेज कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब इमेज कैप्चर का मतलब होता है मतलब बाय द यूज ऑफ एनी कैमरा, और आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें आपका कैमरा होता ही होता है। सेकेंड एसेंशियल, एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, ये आपका सेकेंड एसेंशियल है। एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, तो अब सवाल आएगा सर ये प्राइवेट एक्ट क्या है? तो जो ड्राफ्टर्स थे उनको भी पता था कि ये सवाल आएगा ही आएगा कि प्राइवेट एक्ट क्या है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में इसको ऐड कर दिया।
आ जाइए अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स। तो यहां पे आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि सेक्शन के अंदर ही कोई ऐसी टर्म है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि शायद आप नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया जाता है। और जब आप जैसे ही सेकंड एसेंशियल पढ़ते हो, एंगेजेस इन प्राइवेट एक्ट, तो पहला सवाल तो यही आता है ना दिमाग में, ये प्राइवेट एक्ट है क्या। आइए पढ़ते हैं प्राइवेट एक्ट है क्या। तो एक्सप्लेनेशन 1 इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। Private act includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the to provide privacy। तो प्राइवेट एक्ट का मतलब होता है जो वो एक्ट जिसमें कि एक पर्सन अज्यूम करके चलता है, प्रिज्यूम करके चलता है कि ये एक्ट तो प्राइवेसी में ही होता है। ठीक है। नाउ देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन पब्लिक, देन देयर आर थिंग्स व्हिच यू डू यूजुअली बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स, राइट। जैसे जिसमें एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं, चेंजिंग रूम, राइट। जैसे मान लीजिए आप किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं और वहां पे कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टी शर्ट पसंद आई और एनीथिंग, ठीक है। तो यूजुअली आप उसको कहां पे तो वहां पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, आंसर इज यस। अब चेंजिंग रूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर? चेंजिंग रूम का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि नो वन इज वॉचिंग यू व्हाइल चेंजिंग, राइट। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स, अब यहां पे क्या बात कर रहा है, जहां पे विक्टिम के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं आर एक्सपोज्ड, ठीक है, या तो वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं और कवर्ड ओनली इन अंडरवियर, राइट। और द विक्टिम इज यूजिंग लेवेट्री विच इज बेसिकली योर वॉशरूम, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। तो बेसिकली प्राइवेट एक्ट को हमने यहां पे 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला, जो कि वो एक्ट जो कि आप यूजुअली करोगे, तो एक प्रिजम्पशन है कि आप वो प्राइवेट में ही करोगे, जैसे चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स, राइट, चेंजिंग रूम के अंदर। अब अगर चेंजिंग रूम के अंदर अगर कोई कैमरा लगा हुआ है, नाउ जिस भी पर्सन ने वो कैमरा लगाया है वो क्या ऑफेंस कर रहा है? देयर कम्स द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म, राइट। अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं, इसको याद कैसे करना है सर? इसमें बहुत सिंपल से 3 पॉइंट्स है। एक प्राइवेट एक्ट जिसमें एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, आप याद कर सकते हो। सेकंड, जिसमें कि आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है एक्सपोज हो रहे हैं, और या फिर आपका वॉशरूम, लेवेट्री, और द थर्ड वन इज द सेक्सुअल एक्ट विच इज ऑब्वियसली द प्राइवेट वन, राइट। तो आई होप कि प्राइवेट एक्ट का क्या मतलब है वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Okay. Now coming to the third essential, in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed, where she would usually have the expectation of not being observed, मतलब जब जहां पर ये फोटोज क्लिक किए गए, जहां पर ये इमेज क्लिक की गई, वो प्राइवेट एक्ट कर रहे थे, और जो वुमन थी वो प्राइवेट एक्ट कर रही थी, और यूजुअल केसेस में उनके पास उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, जिसमें आई थिंक एग्जांपल आ जाता है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ हिडन कैमरास, ठीक है। तो अगर कहीं पे हिडन कैमरास हैं, फॉर एग्जांपल इन अ होटल रूम, राइट, और द वुमन इज डूइंग हर प्राइवेट एक्ट, तो उस केस में भी वहां पर भी क्या हो जाएगा? द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। आगे बढ़ते हैं। आइदर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर। अब मतलब ये किसके बारे में बात की जा रही है? देखने वाले की, ठीक है, या उसकी कमांड पे देखने वाले की। डिसमेंटेट्स सच इमेज, मतलब उन इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड, जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, उसे फैला दिया जाता है। तो अगर आप ये ऑफेंस कर रहे हो, अगर आप ये एक्ट कर रहे हो और ये एसेंशियल्स फुलफिल हो गए हैं, then that person is basically committing the offense of voyeurism, ठीक है जी। अब यहां पर whoever टर्म यूज की गई है, आई थिंक अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, देयर वाज अ यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़ जहां पर जो है ये केस सामने आया था, वेयर अ गर्ल ओनली वाज टेकिंग पिक्चर्स, वाज क्लिकिंग पिक्चर्स while the other girls जो कि हॉस्टल में थी, while they were taking a shower, और मतलब जो वॉशरूम में
जब थे, तो तब वहां पे जो है पिक्चर्स क्लिक की गई थी। तो अब वो जो वुमेन है उसने वुमेन की ही पिक्चर इमेज की वाइल शी वाज एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, और जिनकी पिक्चर क्लिक की गई उनको यूजुअली एक्सपेक्टेशन थी कि उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने उन पिक्चर्स को आगे जो है फॉरवर्ड भी किया। तो अब उस गर्ल ने कौन सा ऑफेंस किया, एंड दैट इज वॉयरिज्म, राइट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, शैल बी पनिश्ड। यहां से स्टार्ट हो जाता है इसका पनिशमेंट प्रोविजन। शैल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब आपने पहली बार ही जिंदगी में इस ऑफेंस को कमिट किया है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको जो पनिशमेंट मिलेगी विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल और रिगरस कोई भी हो सकती है। अब ये डिस्क्रिप्शन होगी जज की। सर जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि किन हालातों में आपने वो ऑफेंस किया, क्यों ऑफेंस किया, कैसे किया, उससे कितना इफेक्ट हुआ, एंड सो ऑन। तो उन चीजों को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि यहां पर रिग्रेस देनी है या फिर यहां पे सिंपल इंप्रिजनमेंट देनी है। फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मतलब शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर मतलब इसका मतलब हो गया कि मिनिमम 1 साल तो जज साहब को इंप्रिजनमेंट देनी ही देनी होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। तो मतलब 1 से 3 साल के बीच में जो है इंप्रिजनमेंट मिलेगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और यहां पे उनसे फाइन भी लिया ही जाएगा। एंड बी पनिश्ड ऑन ए सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ठीक है जी। अब अगर उनकी दूसरी बार, अब पहली बार वॉयरिज्म किया, पनिशमेंट मिल गई, लेकिन दूसरी बार जेल से बाहर आने के बाद फिर उन्होंने वही हरकतें की, तो उन सर्कमस्टांसेस में सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे उनको पनिशमेंट मिलेगी विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। तो मतलब अब कम से कम उनको 3 साल, जो कि एक्सटेंड हो सकते हैं 7 साल तक, और इसमें उनको फाइन भी जो है वो देना होगा। सो दैट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉयरिज्म। अब आते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके यूजुअली एग्जाम में भी आते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप यूजुअली यू मे गेट कंफ्यूज। सबसे पहला, और आई थिंक एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछा जाता है वॉयरिज्म पे, दैट इज इफ अ वुमन इज टेकिंग बाथ, ठीक है, और मिस्टर एक्स इज क्लिकिंग पिक्चर्स, तो उन सिचुएशंस में मिस्टर एक्स कौन सा ऑफेंस कर रहा है। तो अगर पिक्चर क्लिक की जा रही है बाय अ मैन ऑफ अ वुमेन जो कि प्राइवेट एक्ट कर रही है, शी इज टेकिंग बाथ, ठीक है, और उनके पास ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है उन सर्कमस्टांसेस में, और उसके बाद उन पिक्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो दैट पर्सन इज कमिटिंग विदाउट एनी डाउट द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। अब आते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पे, सर व्हाट इफ अ वुमन गेव हर कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमन कोई भी प्राइवेट एक्ट कर रही है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा प्राइवेट एक्ट में कौन कौन से एक्ट्स आ जाएंगे, एंड शी इज गिविंग हर कंसेंट कि ओके यू कैन क्लिक पिक्चर्स और यू कैन मेक अ वीडियो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब इन सिचुएशंस में क्या वॉयरिज्म होगा या नहीं होगा? यू मे पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड थिंक अबाउट इट। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर एक वुमन अपना कंसेंट दे देती है दैट यस यू कैन टेक पिक्चर्स, ठीक है, तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या अब भी वो वॉयरिज्म होगा या नहीं होगा? चलिए अब आते हैं इसके आंसर पे। एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ वॉयरिज्म इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर करती है। कैसे? वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ इमेज और एनी एक्ट, ठीक है, तो मतलब जब वो पिक्चर्स क्लिक हो रही थी तो उन्होंने कंसेंट दे दिया था, बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन टू द थर्ड पार्टीज। लेकिन उन्होंने कंसेंट ऐसा तो नहीं दिया था ना दैट यू मे डिस्ट्रीब्यूट दोज पिक्चर्स, ठीक है, कि आप उनको स्प्रेड कर सकते हो, ये कंसेंट तो नहीं दिया था। एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, मतलब जब उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सच डिसेमिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो एक्सप्लेनेशन 2 भी इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि कंसेंट सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के लिए दिया गया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं दिया गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये स्टिल फॉल करेगा अंडर द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। आगे बढ़ते हैं। द आईटी एक्ट 2000, तो यहां पे आप सेक्शन 67
को भी रीड विद कर सकते हो। कैसे? 1667 क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए, आईटी एक्ट का रोल ही कब आता है? आईटी एक्ट का रोल ही तब आता है सर, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसकी, ठीक है, डन, जिसमें आपका कोई भी वीडियो है, कोई भी फॉर एग्जांपल इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या पनिशमेंट दी जा रही है? शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। एक अच्छा खासा फाइन आपसे जो है यहां पे लिया जा सकता है। एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। तो इसमें भी यहां पे जो है ना पनिशमेंट जो दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको कम पनिशमेंट दी जाएगी, और कोई सेकंड या उससे सब्सिक्वेंट विच मींस हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुका है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको पनिशमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो किसकी बात करता है? तो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। और राइट टू प्राइवेसी किस में फॉल करता है? आर्टिकल 21 में फॉल करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या यहां पे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है? तो आंसर इज यस, बिकॉज यू आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ समवन विदाउट हर परमिशन। तो इस वजह से यहां पे कहा गया है द राइट टू प्राइवेसी वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द राइट टू लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। तो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आ जाता है? आपका आर्टिकल 21, और जो कि क्या है? फंडामेंटल राइट है, वेयर पर्सन्स प्राइवेसी इज गिवन एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, द एक्ट ऑफ वॉयरिज्म स्टैंड्स एंटायरली अगेंस्ट इट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो है फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है, दैट इज योर आर्टिकल 21। सो स्टूडेंट्स, एक बार इसको कंक्लूड हम कर लेते हैं पूरे इसको कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। सो आपका सबसे पहले आते हैं वॉयरिज्म के मीनिंग पे, जो कि हमने फ्रेंच वर्ड से लिया था, ठीक है जी। फ्रेंच वर्ड से है वॉयर, जिसका मतलब है वन हु लुक्स, ठीक है जी। अब जब बात करते हैं वन हु लुक्स की, तो ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 77 चैप्टर नंबर 5 में। और वॉयरिज्म के कितने एसेंशियल्स हैं? आपके 4 एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हुएवर वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन। तो मतलब इसे कोई भी ऑफेंस, इसको कोई भी कमिट कर सकता है, लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम यहां पे होगा वो वुमेन ही होगी, और जब वो प्राइवेट एक्ट कर रही होगी। और प्राइवेट एक्ट का क्या मतलब है वो हमने एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ा, विच मींस कि जहां पर एक जनरल अजम्पशन रहती है कि कोई भी आपको नहीं देख रहा है। फॉर एग्जांपल जिसमें हमने चेंजिंग रूम का एग्जांपल लिया, या वॉशरूम अगर कोई यूज कर रहा है, या आप कोई सेक्सुअल एक्ट जब परफॉर्म कर रहा है, तो इन एक्ट्स के दौरान अगर पिक्चर क्लिक की जाती है तो वो आपका फॉल कर जाएगा किसमें? प्राइवेट एक्ट में। और अब जो थर्ड आपका एसेंशियल है, उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जो आपका चौथा एसेंशियल यहां पे बन जाएगा, वो बन जाएगा कि जो आपका परपेटर है, जो कि देख रहा है, ठीक है, या फिर उसकी कमांड पे कोई और पर्सन उन्हें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। I hope now the concept is clear to you. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say